Hey there, it's me, Assistant Professor Namrata Dagra, twice UGC NET qualified in English as well. So, once again, welcome back to Growth Academy, your own YouTube channel. And now in this video, we're going to complete our elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. So, as you know, in the previous video, we've discussed 15 stanzas of this elegy. And now we're going to start with stanza number 16. The poet has been praising those villagers being buried in that country churchyard, and as you know, all of those people were very ordinary people, very simple people, having lived a very sober life, without any demands, without any luxury or facilities. Okay, and the poet has been comparing those villagers, the talents of those villagers, by calling them gems, by calling them beautiful flowers, which could not shatter their sweetness, where people could see them, could feel their sweetness, could see the beauty of these flowers or these gems that are found in the unfathomed sea. Okay, so he has been praising in the previous stanzas the talents of all those ordinary people. And in this 16th stanza, again he goes on praising these ordinary people. So here he says, the applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land, and read their history in a nation's eyes. So, poet says that अगर इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज इनको मिली होती तो ये बहुत ही अच्छी अपनी स्किल्स शो कर सकते थे, बीइंग लीडर्स, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती थी बहुत अच्छी. ये बहुत हो सकता है कि बहुत अच्छे ऑरेटर्स बन जाते. ऑरेटर मीन्स स्पीकर्स, वेरी गुड स्पीकर्स दे कुड बी, हु कुड मोटिवेट पीपल, हु कुड हेल्प पीपल इन सर्टेन वेज. ओके, तो बहुत अच्छी तरह से अपनी क्वालिटीज़ को ये यूटिलाइज कर सकते थे अगर इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती तो. Applause means when somebody praises you. Okay, and senates is the word used for the members of parliament. तो अगर इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिली होती लाइफ के अंदर और अपने टैलेंट्स को ये निखार पाते तो ये बहुत ही अच्छे लीडर्स बन सकते थे, बहुत अच्छे ऑरेटर्स बन सकते थे, स्पीकर्स बन सकते थे, जो सेनेट्स को कमांड भी दे सकते थे, डिफरेंट सेनेट्स को. सेनेट्स वर्ड here stands for the politicians as well. तो पॉलिटिशियंस को ये कमांड भी दे सकते थे, उन्हें अप्रूवल या डिसअप्रूवल भी दे सकते थे और उनकी हेल्प कर सकते थे डिफरेंट वेज में, और इतने अच्छे तरीके से ये मैनेज कर सकते थे थिंग्स को कि सेनेट्स भी इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन करते, इनकी प्रेज करते, इनके लिए तालियां बजाते. इतनी अच्छी क्वालिटीज़ ये अपनी, अगर इनको मौका मिलता तो ये अपनी क्वालिटीज़ दिखा सकते थे, उनका यूज़ कर सकते थे. The threats of pain and ruin to despise. When you must have seen, when you have so much of glory, so much of power, and you're very, very successful in your life, then you also receive some threats. बहुत सारी धमकियाँ आपको मिलती है कि आपको मार दिया जाएगा और you should stop doing this. I mean, you get threats in certain manners. Okay, धमकियाँ मिलती है आपको. और ruin to despise, बर्बाद कर देने की आपको धमकियाँ मिलती हैं. Okay, when you are very successful in your life. तो ये लोग क्या है, पिछली स्टैंजा में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये लोग बहुत ब्रेव थे, बहुत ब्रेव थे. सो अगर इनको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को, छोटी मोटी धमकियों को ऐसे ही इग्नोर कर देते. इनकी लाइफ में अगर ऐसी कुछ होती तो बहुत अच्छे लीडर्स होते ये, और सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल जाती, सब फॉर्चून्स इनको मिल जाते, तो इस तरह के पेन या डिस्पाइस को तो ये ऐसे ही भगा देते. और पेन कैसे होता, अगर ये बहुत अच्छे सोल्जर्स बनते या बहुत ही वॉर्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये इन जो पेन्स, आपकी जो वुंड्स होते हैं
घाव बन जाते हैं जो बॉडी पर, चोट लग जाती है, तो उसको भी ऐसे इग्नोर कर देते हैं। ये लोग इतनी परवाह नहीं करते। दे वुड हैव बीन वेरी ब्रेव, ओके, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड। इफ दे वुड हैव बीन किंग्स, अगर ये राजा महाराजा होते तो क्या करते, अपनी जो प्रजा होती है उसको स्माइल्स बिखेर देते उनके चेहरों पर। दे वुड हैव प्रोवाइडेड ऑल sort of facilities to these people, the people of their country, and they would have given all those facilities, luxuries, and every sort of comfort that the people needed. ये सारी चीज़ें उनको देते हैं और लोगों को बहुत खुश रखते हैं। स्माइलिंग लैंड हियर मीन्स द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, ओके। तो अगर ये राजा महाराजा होते तो अपने लोगों को बहुत खुश रखते, उनके चेहरों पर स्माइल्स रहा करती हमेशा। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन द नेशंस आइज, और इतनी हेल्प करते हैं ये अपनी प्रजा की, बहुत अच्छा रूल करते हैं ये अपनी प्रजा के ऊपर कि अपनी हिस्ट्री को भी ये उनकी आंखों में पढ़ सकते थे कि लोग उन्हें इन फ्यूचर कैसे याद करेंगे, इनका इतिहास इनकी आंखों में पढ़ सकते थे ये लोग, okay. Their lot forbade nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. See, this poem uses a lot of figures of speech, and one of the very famous and very, very significant figure of speech here is enjambment. Enjambment means when your thought is not completed in one stanza and it goes on to another stanza for its meaning. तो ये सारे जो privileges है, जो अच्छी चीज़ें हैं, virtues हैं, जैसे ये अच्छे leaders हो सकते थे, अच्छे kings हो सकते थे, ये सब जो qualities हैं, ये इन लोगों को इनकी lot, you remember destiny, okay, इनकी destiny ने ये सब चीज़ें इनको नहीं दी, इनकी किस्मत में नहीं थी ये चीज़ें, but nor circumscribed alone their growing virtues. ना सिर्फ इनकी डेस्टिनी ने, इनकी किस्मत ने इनको इन सब अच्छी चीज़ों से, इन सब फैसिलिटीज़ से, लग्जरियस लाइफ से दूर रखा, but their crimes confined, बल्कि इनको बहुत सारे गुनाह करने से भी बचा लिया, क्राइम्स करने से भी बचा लिया। Because you must have seen the rich people doing sort of scams, पैसे कमाने के लिए और रिच बनने के लिए बहुत जल्दी, और डिच कर देते हैं, डिसीव कर देते हैं लोगों को। जो आम लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, अनएजुकेटेड या फिर भोले भाले इनोसेंट लोग होते हैं, किसी भी तरीके से छल कपट वाली जो इनकी ट्रिक होती है डिच करने के लोगों को, वो ये लोग यूज़ करते हैं। तो ये सो इफ द डेस्टिनी restricted these people from becoming rich, it also at the same time helped them to lead their lives peacefully without crimes, without doing evil deeds. Forbade to wade through slaughter to a throne. You must have read some history, जैसे for example अशोक को जब राजगद्दी पर बैठना था तो उसके और भी भाई थे, he had his brothers too, but they were not worthy of being the heir of the throne, so Ashok had to fight with them all. उनको मारना पड़ा, उनके साथ, अपने खुद के भाइयों के साथ, सगे भाइयों के साथ उसको फाइट करना पड़ा, वॉर करना पड़ा, उनको मारना पड़ा, तब कहीं जा करके वो थ्रोन पर बैठ सका, गद्दी राज सिंहासन पर बैठ सका, एंड देन ही कुड रूल द एम्पायर। इसलिए दे हैड टू वेड मीन्स उसको क्रॉस करके जाना। जो स्लॉटर मीन्स टू किल समवन। द थ्रोन हैज बीन यूज्ड फॉर द स्टेटस, फॉर द पावर, और टू बिकम किंग, ओके। सो राजा बनने के लिए या अमीर बनने के लिए लोगों को मार करके, स्लॉटर करके, एक दूसरे को मार करके और उस सी ऑफ ब्लड को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। Then only they can become king. So these people were spared from these evil things, okay? अगर ये लोग भी पावर के पीछे पागल होते तो हो सकता है इनको भी बहुत सारे क्राइम्स करने पड़ते अपनी लाइफ के अंदर। And shut the gates of mercy on mankind. And kings
have to behave mercilessly sometimes, and such people never bother about mankind or humanity. Means जो इंसान किसी का मर्डर भी कर सकता है तो फिर उसमें कौन सी ह्यूमैनिटी बचती है, इंसानियत तो रही ही नहीं ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो क्राइम्स करते हैं और क्राइम्स करके आगे बढ़ते हैं, लोगों की लाश पर पैर रखकर और अपनी सक्सेस को जो चुनते हैं, उन लोगों में ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड के लिए कोई प्यार नहीं रह जाता और दे शट द गेट्स ऑफ मर्सी टुवर्ड्स मैनकाइंड। दया की भावना कोई नहीं रह जाती उनके अंदर। दे हैव टू बिहेव मर्सीलेसली। जैसे किंग्स होते हैं, जब वो किसी और टेरिटरी को विन करते हैं, कॉन्कर करते हैं, किसी राज्य को जीत लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को कैप्चर कर लेते हैं वो लोग। दे बिहेव मर्सीलेसली, उनको टॉर्चर करते हैं, स्लेव्स बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं अपना। सो उनकी जो क्वींस होती है, उस राजा की क्वीन होती है, दे बाय फोर्स दे मैरी दैट क्वीन। पहले से जो शादीशुदा है उसी से भी फिर वो शादी कर लेते हैं एंड ऑल दैट। सो इन द सेम वे दे हैव टू बिहेव brutally. They become very cruel. Hence, the poet has said, nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined. ना सिर्फ ये इन लोगों को अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में खोनी पड़ी, बल्कि ये बुरी चीज़ों को करने से भी बच गए। इसीलिए कहते हैं ना, everything that happens is for good. The struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. The struggling pangs of conscious truth to hide. When you have power you have to maintain your power at any cost. हर कीमत पर आपको अपनी कुर्सी पर बने रहना है, आपको अपनी पावर को मेंटेन करके रखना है, तो आपको बहुत सारे सच जो है वो भी छुपाने पड़ते हैं। यू हैव टू हाइड सो मेनी ट्रूथ्स एंड लाई टू पीपल। दे हैव टू स्ट्रगल विद होम, विद देयर इनर कॉन्शियंस। अपनी अंतरात्मा के साथ वो झगड़ा करते हैं। उनकी अंतरात्मा जो इनर कॉन्शियंस होती है वो बोलती है कि यू शुड स्पीक ट्रूथ, बट दे सप्रेस इट्स वॉइस एंड स्ट्रगल टू हाइड द ट्रूथ ऑल द टाइम्स। अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, क्योंकि वो दे आर हाइडिंग द ट्रूथ्स एंड टेलिंग लाइज, दे आर डिचिंग पीपल, दे आर चीटिंग पीपल। ओके, सो दे हैव टू स्ट्रगल ऑल द टाइम to hide the truth, to quench the blushes of ingenious shame. Quench means to suppress, daba dena. The blush is of ingenious shame. Blush is when your face becomes red. Okay, blush is कहते हैं ना, ब्लश कर रहे बहुत, या तो शाय फील करते हैं तब ब्लश करते हैं, रेड हो जाता है फेस। या फिर रेड कब होता है? व्हेन यू आर वेरी एंग्री एंड यू हैव टू क्वेंच योर ब्लश। मीन्स आपको अपना एंगर दबाना पड़ जाता है। कब? क्यों? ऑफ इंजीनियस शेम, व्हेन योर बॉस और योर मास्टर ऑफ होम यू आर सबॉर्डिनेट, आप जिसके नीचे काम करते हो और वो जो रिच पीपल है, जो आपसे ऊपर है, आपके ऊपर के लेवल पर है, अगर वो आपको किसी भी बात पर स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं आपको, देन ऑल्सो यू कांट डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन योर पावर। अगर आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है तो आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात को। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी यू हैव टू लिसन टू देम एंड यू हैव टू क्वेंच योर ब्लश ऑफ एंगर। तो इंजीनियस मीन्स इनोसेंट पीपल। अगर आप इनोसेंट भी हो और गलत बात पर आपको डांट पड़ रही है, तब भी यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट प्रोटेस्ट। और हीप द श्राइन ऑफ लक्सरी एंड प्राइड विद इंसेंस kindled at the muse's flame. Heap means इकट्ठा करना, एक ढेर बनाना। Okay, heap the shrine of luxury and pride. Luxury and pride का जो initial letter है, you see it's capital. Okay, so it means these have been personified, these have been used as nouns here. And luxury और pride की भी shrine, उसकी समाधि। तो इन लोगों के पास इतनी कहाँ अपॉर्चुनिटीज थी कि ये लोग भी अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी और प्राइड को कमा सकें। इनके पास तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, पैसे भी नहीं थे,
पॉवर्टी थी बहुत ज़्यादा. They were denied with all such opportunities in their lives, and they were very innocent people with incense kindled at the muse's flame. Muse is a Greek or Roman goddess of artists, poets, and musicians. So whenever a poet writes a poem, he invokes the muse first of all to grant him power to write poetry. Okay. तो जब भी किसी पोइट को या किसी आर्टिस्ट को अपना काम स्टार्ट करना होता है तो वो इनको याद करता है, म्यूज़ को. ओके. और म्यूज़ जो है उनको इंस्पायर करती है बहुत अच्छा काम करने के लिए, अच्छा लिखने के लिए या अच्छा आर्टिस्टिक पीस क्रिएट करने के लिए. Alright, so with incense kindled at the muse's flame, incense is जैसे हम लोग अपने भगवान को जब याद करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं ना, फ्रेगरेंस होती है उसकी. kindled मीन्स जलाना. जो पोइट्स होते हैं जो अपनी लग्जरी और पैसा बनाने के लिए, जो पैसों के लिए लिखते हैं, जैसे जिनको पोइटास्टर्स भी कहते हैं. पेन जॉनसन हैज़ कॉल्ड सच पोइट्स एज पोइटास्टर्स. So he uses a derogatory remark for such poets as poetasters. Okay, so इन लोगों की लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं की, इन गरीब लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जिसके लिए इनको बाद में पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े. और अपनी लाइफ में इन्होंने पैसे को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि अपनी खूबसूरत लाइफ को अहमियत दी, अपने खूबसूरत रिश्तों को अहमियत दी इन्होंने. एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड पेट्रन. व्हेन somebody helps you financially if you're weak, and somebody helps you to encourage you to enhance your artistic skills, helps you financially, that person is your patron. Okay, तो ऐसे जो लोग आपके पेट्रन्स होते हैं, किंग्स या क्वींस जैसे होते थे इंग्लैंड के अंदर, और किंग्स होते हैं या क्वींस होते हैं या एरिस्टोक्रेट्स, ऑल दोज रिच पीपल, तो उनके नीचे ही आपको काम करना पड़ता है. सो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट एंड आपकी कोई भी आर्ट जो है, आर्टिस्टिक स्किल्स जो है वो किसी रिच पर्सन को पसंद आती है, तो ही कैन बिकम योर पेट्रन एंड हेल्प यू फाइनेंशियली इफ़ यू आर वीक. और आपको आगे बढ़ने में वो हेल्प करते हैं हर तरीके से. और फिर आप जो आपका जो है एक tariके से आप उनके नीचे आ जाते हो, उनके अंडर में आपको काम करना पड़ता है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा आपको काम करना पड़ता है. यू कांट डू योर वर्क बाय योर विश, यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस. जैसा वो कहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ता है. सो इस तरीके से आर्टिस्ट्स और सम म्यूजिशियंस और these poets who write like flattering those aristocrats, flattery करते हुए, या जैसे आपने सुना होगा कोर्ट पोइट्स होते हैं जो राज कवि जिसको कहते हैं, वो अपने किंग के बारे में उनकी प्रेज ही लिखते थे, उनकी फ्लैटरी ही करते थे. जबकि जो बैड साइड है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यू नो दैट. एंड फिर भी you can't being a court poet of any king, you can't write the demerits of your king. आपको सिर्फ उनकी तारीफें ही तारीफें करनी है. वो अगर ब्रेव नहीं भी है ना, स्टिल यू हैव टू मेंशन हिम वेरी ब्रेव, अदरवाइज आपको पैट्रनेज नहीं मिलेगा और आपकी पोस्ट, आपकी जो पोजीशन है वो चली जाएगी. सो दिस सॉर्ट ऑफ troubles these artists or poets or musicians have to face sometimes. And इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ इन गरीब लोगों की लाइफ में भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती इनको, तो इनको भी जो है इस तरीके की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता. सो वी कैन ऑल्सो से दैट देयर पॉवर्टी वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. फार फ्रॉम द madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. Along the cool sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. Far from the madding crowd, a very, very famous novel by Thomas Hardy. So Hardy has taken the title of his novel from this poem, Elegy Written in a Country Churchyard. Okay, so it means far from the madding crowd's ignoble strife. Ignoble means something opposite to noble. Okay, and
far from the madding crowd. As you can see in the cities, life becomes a race. You must have heard the dialogue, life is a race. Okay, तो ऐसे ही लोग पागलों की तरह भागते रहते हैं शहरों के अंदर। अगर हम देखें तो एक बार के लिए भी शांति से बैठते नहीं है, सोचते नहीं है, बोलते हैं टाइम ही नहीं है। जिसको भी देखो टाइम ही नहीं है आजकल, तो है ना। फार फ्रॉम दिस मैडिंग क्राउड दीज पीपल वर। ईस्ट विलेज के अंदर अगर ये नेग्लेक्टेड स्पॉट में भी थे तो दीज वर वेरी फार फ्रॉम दैट मैडनिंग क्राउड। पागल कर देने वाली भीड़ जो है उससे बहुत दूर थे और बड़ी पीसफुल लाइफ लीड कर रहे थे ये लोग। फ्रॉम far from the madding crowds, ignoble strife. जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, वो लोग होंगे बहुत अमीर, होगा वो बहुत पैसा उनके पास, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि उनके पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। इनफैक्ट अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। एंड दे हैव टू डू सम इविल डीड्स टू। ओके, तो ignoble things they also have to do. But these people were spared from all such troubles. Okay? And yeah, strife means troubles. Their sober wishes never learned to stray. Their sober wishes never learned to stray. और इतनी सिंपल उनकी विशेस होती थी, बहुत ही they were very grounded people, they were very down to earth, और बहुत sober simple सी विशेस इनकी हुआ करती थी। never learned to stray. stray means when you divert from your path, भटक जाते हो जब आप। तो बहुत सिंपल इनकी विशेस थी और इन्होंने कभी भटकना सीखा ही नहीं था, फालतू की चीज़ों के पीछे इधर उधर भागना। अपने जो इनका एरिया था ना, बस उतने तक ही कन्फाइंड रहते थे, बस उतने में सीमित रहते थे, खुश रहते थे और बहुत कंटेंट रहते थे। Along the cool sequestered vale of life. Sequestered means very far, बहुत ही दूर, शांत सा प्लेस, कोई far from that crowdy place. So these people were very content with whatever they had, और बहुत ज़्यादा इनकी कोई इच्छाएं नहीं हुआ करती थी, बहुत खुश रहते थे। एंड दे लिव्ड देयर लाइफ वेरी वेरी कामली, पीसफुली एंड विदाउट एनी कंप्लेंट्स। ओके, they kept the noiseless tenor of their way. Tenor means the way they lived. So they managed to satisfy themselves with whatever they had, and noiseless tenor of their way means no complaints, no more, no such great ambitions, no lofty desires. So they were very very happy people. They maintained soothing life. बस बहुत खुश रहते थे, जो कुछ भी उनके पास होता था उसी के अंदर। Yet even those bones from insult to protect, some frail memorial still erected nigh, with uncouth rhymes and shapeless sculptured depth, implores the passing tribute of a sigh. Yet even these bones from insult to protect. अब ये हालांकि इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे रिच पीपल की तरह, फिर भी मृत आत्माएं तो थी ना ये, जो जिनको बैरी कर दिया गया था, और इनकी बोन्स को, इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्हें इंसल्ट से बचाने के लिए, ऐसा ना लगे इनको देख करके कि ये लावारिस हैं, इसीलिए सम फ्रेल मेमोरियल्स स्टिल इरेक्टेड नाई। इसीलिए इनके जो ग्रेव्स है उसके ऊपर सम फ्रेल मेमोरियल मीन्स बहुत ही सिंपल सोबर सा कुछ मेमोरियल उनकी याद में कुछ बना दिया गया, कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, इरेक्ट कर दिया गया। एंड नॉट सो ग्रैंड इन इट्स स्टाइल बट फ्रेल, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कुछ बना दिया गया, विद अनकाउथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डेप्थ। बहुत ज़्यादा कुछ एलेबोरेटेड या कुछ बहुत लॉफ्टी राइम्स नहीं लिखी गई इसके ऊपर। अनकाउथ राइम्स मीन्स राइम्स, वेरी सिंपल राइम्स, वेरी सिंपल पोइटिक लाइन्स फॉर दीज पीपल, एंड शेपलेस स्कल्पचर डेप्थ, और कुछ शेपलेस यानी कि जो ज़्यादा आर्टिस्टिक ना हो,
बहुत ही सिंपल सा कुछ स्कल्पचर सा बना दिया गया, मूर्ति सी बना दी गई, और उसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए उनकी ग्रेव को implores the passing tribute of a sigh, ताकि जो भी उस ग्रेव से होकर गुजरे या ग्रेव यार्ड से होकर गुजरे और उनकी ग्रेव्स पर अगर उस राहगीर की नज़र पड़े तो एक साय निकले, उन मृत आत्माओं के लिए शोक के रूप में शोक व्यक्त करते हुए एक साय निकले कि एटलीस्ट मे द सोल रेस्ट इन पीस, समथिंग लाइक दैट. Their name, their years, spelt by the unlettered muse, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews that teach the rustic moralist to die. Their name, उनका नाम लिख दिया गया उस ग्रेव स्टोन पर. Their years, जब से जब तक वो जिए उनका जो लाइफ स्पैन है वो लिख दिया गया उनकी ग्रेव स्टोन के ऊपर. Spelt by the unlettered muse. Unlettered muse here stands for a person in the village itself who is not so much educated but is literate enough that he can write and read for all those people. Okay, जो लिखना पढ़ना जानता हो. Okay, the place of fame and elegy supply, and many a holy text around she strews. और बहुत ज़्यादा फेमस या एलिजी कुछ ऐसे तो नहीं लिखी गई इन लोगों के लिए, लेकिन एक छोटा सा होली टेक्स्ट इज समथिंग वेरी पायस और रिलीजियस टेक्स्ट. और ये रिलीजियस टेक्स्ट क्या होगा? इन द बाइबल, लाइन्स टेकन फ्रॉम द बाइबल. वो कुछ बाइबल की लाइन्स जो है इनकी ग्रेव स्टोन पर लिख दी गई. दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई. और वो हर एक ऐसी मोरल लाइंस थी वो जो हर एक रस्टिक यानी कि हर एक विलेजर को सिखाती थी कि डेथ इज इनएविटेबल एंड इट विल कम टू ईच एंड एवरी वंस लाइफ, whether you are rich or poor, whether you live in cities or in the villages. Okay, so death is inevitable and it will come to your life as well. For who to dumb forgetfulness a prey, this leading anxious being ever resigned, left the warm precincts of the cheerful day, nor cast one longing lingering look behind. कौन चाहता है कि वो भूल जाने का शिकार बन जाए? Forgetfulness, forgetfulness का F बड़ा है, and it means that it has been used here as a noun. So forgetfulness has been personified here. That कोई भी जो इंसान मरने वाला है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि लोग उसको भूल जाएं. Prey means शिकार, means to say that everyone wants that उनकी डेथ के बाद कोई उन्हें याद करे, भूल ना जाए कोई भी. This pleasing anxious being ever resigned. Being here is used for a human being and resigned means the parting days of his life. तो जब कोई भी इंसान जब मरने वाला है तो वो क्यों चाहेगा कि वो मर जाए? This pleasing anxious, life is very pleasing and anxious at the same time. लाइफ जो है उसके अंदर खुशियाँ भी बहुत सारी आती है, हमें सुख बहुत सारे मिलते हैं, बट साथ के साथ एंक्शियस यानी कि स्ट्रेस और चिंताएं भी बहुत होती है लाइफ में. बट फिर भी कोई भी इंसान जो है वो मरना क्यों चाहेगा? जब भी उसका लास्ट डे आता है, when the person himself knows, he gets to know that he is going to die very soon, तो तब क्या होता है? Left the warm precincts of the cheerful day. Precincts means इसकी surroundings, चार दीवारी. बहुत ही सुंदर जो cheerful day चल रहा होता है उस डे को छोड़ करके वो जाना नहीं चाहता है. Every one of us feel like कोई नहीं चाहता कि उसकी डेथ हो जाए, और वो चाहता है, मरने वाले को लगता है कि थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाए, शायद मैं एक दिन और काश मैं जी पाऊँ. No cast one longing lingering look behind. और longing and lingering means आप स्क्रीम करते हो कि काश मुझे एक दिन और मिल जाए इस जिंदगी का, तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ. और वो पीछे जब मुड़कर देखता है, when he looks behind, he wants that एक दिन तो मुझे मिल जाए. और वो अपने पीछे की सारी चीज़ें याद करता है जब उसकी लाइफ में खुशियाँ भी थी, और वो सोचता है कि पीछे मुड़कर देखता है और उसका मन करता है कि काश एक बार फिर से वो पल जी ले जिसमें उसने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था.
On some fond breast the parting soul relies. Some pious drops the closing eye requires. Even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their wounded fires. See, on some fond breast means fond breast means a person who is very close to that dying one. Parting soul here stands for the person who is going to die very soon. Okay, तो हर एक मरने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि उसका जो सबसे नियर एंड डियर वन है, सबसे क्लोज है, वो उसको याद करे, उसके पास रहे, वो उसके आखिरी वक्त में. Some pious drops the closing eye requires. Pious drops something very sacred with good intention. कोई भी जो इंसान मरने वाला है वो चाहता है कि उसके पीछे से रोने वाला कोई हो, कोई उसको भूल ना जाए. Even from the tomb the voice of nature cries. So nature again is used as a person here. ये बहुत नेचुरल सी बात है कि कोई भी इंसान जब मर जाएगा, ये उस टूम के अंदर जब वो एशेस बन जाता है, जब वो इंसान मिट्टी बन जाता है, डस्ट बन जाता है, तब भी नेचुरली और नेचर जो है वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मुझे भूल मत जाना तुम लोग. लास्ट लुक भी उसका ऐसा ही होता है कि तुम मुझे याद तो करोगे ना. Even in our ashes live their wanted fires. और उनकी जो इच्छाएं होती है उनको भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं. जैसे बोलते हैं ना, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछनी चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए, अदरवाइज वो सोल जो है उसको कभी द सोल कैन नेवर रेस्ट इन पीस अदरवाइज. तो उसके लिए हम लोग जैसे श्राद्ध वगैरह भी करते हैं. और ऐसा हम हिंदू माइथोलॉजी में ये मानना है कि श्राद्ध वगैरह करने से जो पार्टिंग सोल है एटर्नल लाइफ के अंदर उसको जो लाइफ आफ्टर डेथ होती है उसके अंदर उसको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, ऐसा मानना होता है. इसीलिए हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, उनके लिए हवन यज्ञ करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले, वो भटके ना. ठीक है, तो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती है और उनको भूले ना, इसलिए भी उनकी याद में हम कभी कुछ मेमोरियल बना देते हैं या कोई 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 बिल्डिंग बना देते हैं. तो काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं हम, वो यही शो करती हैं कि हम उस मरने वाले इंसान को भूले नहीं हैं और यही उसकी आखिरी इच्छा भी होती है. फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड डस in these lines their artless tale relate. If chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate. For thee, thee here stands for you. So modern poets जो है आजकल ये दी, दाई, दाऊ इन वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं. जैसे दी, दाई, दाऊ ये जो वर्ड्स हैं दिस डिनोट यू. ओके, तो मॉडर्न पोइट्स जो है इनका इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं इन वर्ड्स का. तो यहाँ पर दी मीन्स द पोइट इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ. ओके, फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड. अनऑनर्ड डेड मीन्स ऐसे लोग जो मर गए हैं और जिनको सम्मानित नहीं किया गया था, कोई टूम्स कोई ट्रॉफीज वगैरह नहीं मिली ना इनके ऊपर. तो दिस अनऑनर्ड डेड, ये बहुत ही सिंपल और गुमनाम जिंदगी जीकर चले गए ये लोग. सो हु आर दिस पीपल? दोज लाइंग इन दिस ग्रेव्स. ओके, तो ये जो गरीब लोग थे, कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता था. तो फॉर दी हु माइंडफुल मीन्स द पोइट सेज टू हिमसेल्फ दैट तूने, जिसने इन लोगों के बारे में सोचा, ऐसे लोग जो गुमनाम थे इनके बारे में तूने सोचा, तो हो सकता है कि कल को तेरे बारे में भी कोई पूछने आए. अपने आप से कह रहा है पोइट यहाँ पर. Does in these lines their artless tale relate. Artless tale means ऐसी टेल, ऐसी कहानी वो यहाँ इस स्टोरी के थ्रू इन लोगों के बारे में ये जो बता रहा है पोइट इस पोएम में. तो कहता है कि दिस टेल इज आर्टलेस, मतलब अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता पोइट. Poet never glorifies himself, and I also told you earlier that he was a self-critic. So he says that he has written nothing very artistic. This tale is very artless, completely artless tale, very simple tale it is. If chance by lonely contemplation led, अगर किस्मत से by chance कोई some
बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, और घूमते घूमते अगर कोई इन लोगों के बारे में फिर से मेरे ही जैसा कोई आ गया, सम किंडर्ड स्पिरिट शेल इंक्वायर दाई फेट। सम किंडर्ड स्पिरिट मीन्स कोई एक ऐसा पोइट जो मेरी ही तरह इन लोगों के बारे में सोचे, इन गरीब लोगों के बारे में कोई मेरी तरह सोचेगा, और अगर सोच करके मेरे बारे में मेरा फेट, मतलब मेरी जो डेस्टिनी थी, मेरी जो लाइफ थी, उसके बारे में इंक्वायरी करने आ जाएगा, तो क्या होगा। तो वो इमेजिन करता है कि मेरी जब डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ के बाद कोई मेरे बारे में जब पूछने आएगा तो कैसा होगा, ऐसा इमेजिन करता है पोइट। एंड सेज इन द नेक्स्ट स्टैंजा, हैप्ली सम होरी हेडेड swain may say, oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away, to meet the sun upon the upland lawn. So poet says कि अगर मेरे बारे में कोई पूछने आएगा मेरी डेथ के बाद, तो कोई मेरे जैसा ही जो इन गरीब लोगों के बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचेगा, और शायद ये पूछ सकता है वो कि ये जो पोएम लिखी है एलिजिड इन कंट्री चर्चयार्ड, ये जिस पोइट ने लिखी है उसके बारे में कोई जानता है क्या। तो शायद हैप्ली मीन्स परहैप्स सम होरी हेडेड swain may say. Swain means any villager, and hoary headed means white headed, an experienced person, जिसके बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, हल्के ग्रे हो गए हैं। तो शायद वो कोई विलेजर जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, एज्ड है, वो उनको कहेगा, वो उस इंसान से कहेगा जो मेरे बारे में इंक्वायरी करने आएगा, ऑफ्ट हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन। तो पोइट इमेजिन करता है कि वो जो सफ़ेद बालों वाला आदमी होगा वो मेरे बारे में कहेगा उस इंसान से कि हाँ, हमने देखा तो है उस इंसान को, उस पोइट को जिसने इन लोगों के बारे में लिखा। डॉन मीन्स व्हेन द सन राइजेस, द टाइम ऑफ सनराइज। ओके, सो वो कहेगा कि हाँ, बहुत बार हमने देखा उस आदमी को जो कि हमें सुबह सुबह के वक्त देखने को मिलता था। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे। ड्यूज सुबह सुबह का टाइम होता है जो मॉर्निंग टाइम, उसमें ओस गिरती है, ड्यू। ओके, एंड ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स, बहुत जल्दबाजी में चलता हुआ जा रहा होता था वो, हमेशा हमें वो बहुत जल्दी जल्दी चलता हुआ दिखाई देता था। एज इफ ही इज गोइंग टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, और ऐसा लगता था, वो इतनी जल्दबाजी में होता था कि हमें देखने वाले को ऐसा लगता था कि वो जो सन उग रहा है ना, वो सन से मिलने जा रहा है, इतनी जल्दबाजी में जा रहा है कि सन भाग ना जाए और सन को पकड़ने के लिए जा रहा है जैसे वो। There at the foot of yonder nodding beach that wreathes its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch and pour upon the brook that babbles by. Yonder means सामने देखो, उस पेड़ के नीचे, नॉडिंग मीन्स स्विंग, हिलता डुलता, जो हवा से हिलता है ना पेड़ उसको। बीच मीन्स ट्री, एंड देयर वहाँ पर, एट द फुट ऑफ योंडर नॉडिंग बीच, उस पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव के नीचे हमेशा बैठा रहता था वो। दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई, सो ही वुड ऑलवेज सिट अंडर दैट नॉडिंग बीच एंड as if among the roots of that tree, जो नीचे उसकी scattered roots थी ना उस बीच की, उस ट्री की, उसके अंदर ही रूट्स के बीच में बैठा रहता था वो। और his listless length at noon tide would he stretch. Listless length, he must be talking about the height of the poet. So बोलते हैं कि अपनी लंबी लंबी टांगों को वो आफ्टरनून में स्ट्रेच किया करते थे, उस पेड़ के नीचे वो आराम किया करते थे पोइट। और हो सकता है कि शायद वो, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द लेजीनेस ऑफ पोइट। दोपहर में उसमें आलस आ जाता था पोइट में, और वो क्या करता था कि वो अपने पैरों को स्ट्रेच कर लेता था और आराम करने लग जाता था उस पेड़ के नीचे ही। एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट बैबल्स बाय। ब्रूक इज अ वेरी वेरी शॉर्ट स्ट्रीम
ओके बहुत छोटी सी नदी जो बह के जा रही होती है उसको बोलते हैं ब्रूक. एंड पोर अपॉन मीन्स टू लुक वेरी वेरी अटेंटिवली, बहुत केयरफुली देखना किसी चीज को. तो ही वुड पोर अपॉन द ब्रूक दैट babbles by. babbles by मतलब जो शोर करते हुए, और जो पानी की आवाज होती है शोर मचाती है ना, द वॉइस ऑफ द ब्रूक. ही वुड हैव लिसन्ड टू दैट वॉइस of the brook very, very carefully. Hard by yon wood, now smiling as in scorn, muttering his wayward fancies he would row, now drooping, woeful, wan, and like one forlorn, or crazed with care, or cruised in hopeless love. And poet imagines that the hoary-headed man would say to the inquirer that hard by yon wood. So he would talk about the mood swings of the poet. वो बताएगा कि किस तरीके से उसने मुझे ऑब्जर्व किया था उस हॉरी हेडेड मैन ने, और वो कहेगा कि कभी कभी तो पोएट जो है बहुत हार्ड लुक देता था, एकदम सीरियस बैठा होता था, और कभी कभी उसकी स्माइल को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी को अपने मन के अंदर किसी का मजाक उड़ा रहा है, as if he is scorning somebody and in his thoughts. Okay, muttering his wayward fancies he would rove. कभी कभी वो जब रास्ते में टहलता हुआ जाता था तो वो खुद से ही बातें करता था. और मटरिंग मीन्स टू टॉक टू हिमसेल्फ, अपने अंदर ही बड़बड़ाते रहना और बहुत सारी बातें करना खुद से, और बहुत ही ऐसा लगता था कि जैसे एज इफ ही इज गॉन मैड as he is talking to himself so much. Nor now drooping, woeful, wan. तीनों ही वर्ड्स का एक ही मतलब है that he must be in a very melancholic mood, gloomy mood, very depressed. ओके कभी कभी वो बहुत ही पेल लगता था, यानी कि बहुत ही सैड लगता था, इतना एकदम से मूड स्विंग हो जाता था. लाइक वन फॉरलोन. फॉरलोन मीन्स वेरी लोनली, डिजेक्टेड बाय समवन, जैसे सबने उसको छोड़ दिया, ठुकरा दिया हो, ऐसा लगता था उसकी सैडनेस को देख के, उसकी सोरो को देख के. और क्रेज्ड विद केयर और क्रूज्ड इन होपलेस लव. कभी कभी वो इतना ज़्यादा अकेला महसूस करता था, उसको देख के लगता था कि वो बहुत लोनली है, बहुत सैड है, डिजेक्टेड फील कर रहा है. तो शायद वो ऐसा इसलिए हो कि होपलेस लव की वजह से, क्योंकि शायद वो किसी से प्यार करता हो और सामने से उसको उसकी जो बिलवेड है वो उससे प्यार ना करती हो. ही मस्ट हैव बीन डिजेक्टेड इन लव, ऑल्सो ही मस्ट हैव बीन रिजेक्टेड बाय हर. ये सब चीज़ें पोइट इमेजिन कर रहा है कि मेरी डेथ के बाद अगर कोई मुझे याद करेगा तो वो किस तरीके से करेगा, और मेरे बारे में कोई पूछेगा तो ये विलेजेस क्या कहेंगे मेरे बारे में. ये सब इमेजिनेशन है पोइट की. वन मोन आई मिस्ड हिम on the customed hill, along the heath and near his favorite tree. Another came, nor yet beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. One moon. Poet again imagines. So what does the poet imagine in this stanza? That ये जो इंसान होरी हेडेड है, वो विलेजर वो और क्या कहेगा कि इतने टाइम से तो मैं इसको देख रहा था, ये ऐसे ऐसे पोइट के मूड स्विंग्स होते थे और इस तरीके से मुझे रोज देखने को मिलता था, लेकिन एक सुबह आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल. एक सुबह वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया. वहाँ उस कस्टम्ड हिल पे जहाँ पर वो रोज हुआ करता था वहाँ नहीं था वो. अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री. अलोंग द हीथ जहाँ पर वो हमेशा हुआ करता था, और अपने फेवरेट ट्री, शायद बीच की बात कर रहा हो, ब्रूक के पास. ओके तो वहाँ पर नहीं था वो, उस फेवरेट ट्री के नीचे. अनदर केम नॉर येट बिसाइड द रिल. और दूसरी बार फिर अगले दिन फिर से नहीं दिखा मुझे वो. नॉर येट बिसाइड द रिल. सो रिल हेयर इज द ब्रूक दैट babbled by near that nodding tree, and the poet would pour upon that brook. So he was also not found there. दूसरे दिन वो उस ब्रूक के पास भी नहीं मिला उस विलेजर को. Nor up the lawn, nor at the wood was he. Nor up the lawn, जहाँ वो जल्दी जल्दी भाग के जाता था उस मीडो के अंदर, और ऐसा लगता था कि वो सूर्य से मिलने जा रहा है, सन से मिलने के लिए जा रहा है.
तो ना ही वो उस ग्रासलैंड में, उस मीडो में मिलता, और ना ही नॉर एट द वुड, ना ही जंगल में कहीं मिला। तो था कहाँ पोइट? ओके, तो कहाँ चला गया होगा, ये बूढ़ा आदमी सोच रहा होगा। द नेक्स्ट with dirges due in sad array, slow through the churchway path we saw him borne. Approach and read, for thou canst read the lay, graved on the stone beneath yon aged thorn. फिर कुछ दिन के बाद जब दिखा उस बूढ़े आदमी को वो पोइट, तो क्या था इस बार डर्जेस के साथ, डर्जेस द सॉन्ग्स फॉर द डेड, जो फ्यूनरल प्रोसेशन में गाए जाते हैं। सो अगली बार जब वो दिखा, बूढ़े आदमी को पोइट दिखा, तो इस बार वो मर चुका था और सभी लोग उसको अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे चर्च वे के थ्रू, चर्च वे पाथ वी सॉ हिम बोर्न। स्लोली, बहुत ही स्लोली वो लोग उसको लेकर के जा रहे थे, उसका फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा था, जो अंतिम यात्रा होती है वो चल रही थी उसकी, और डर्जेस भी चल रहे थे साथ में, डेथ सॉन्ग्स भी, डेथ सॉन्ग्स गाते हुए, डर्जेस गाते हुए सभी लोग जा रहे थे। अप्रोच एंड रीड, नाउ द होरी हेडेड पर्सन इज सेइंग टू दैट ट्रैवलर, जो पोइट के बारे में पूछ रहा था, एनक्वायरर, उससे कहता है कि अप्रोच एंड रीड, thou canst read, as you can read, so please go and read what is written on the gravestone of the poet. एंड उस ग्रेव स्टोन के पास, जो पोइट की ग्रेव है उसके पास ही एक नीचे की ओर एक थॉर्नी बुश लगा हुआ है, कांटों की झाड़ी एक लगी हुई है, तो वही वाली उस पोइट की ग्रेव है। सो प्लीज गो एंड रीड व्हाटएवर इज लेड ऑन दैट ग्रेव स्टोन। सो आफ्टर दैट the poet has written the epitaph. Okay, epitaph is something that is engraved on the gravestone. So the poet has written his epitaph as well. Here rests his head upon the lap of earth, a youth to fortune and to fame unknown. Fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. So the poet says, here rests his head upon the lap of earth. कहता है कि यहाँ पर इस ग्रेव के अंदर, वो अपने बारे में लिखता है कि इस ग्रेव के अंदर एक पोइट है जो सो रहा है, और वो कैसे सो रहा है? विद हिज हेड ऑन द लैप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गोदी के अंदर उसने अपना सर रखा हुआ है। तो सी द इमेजरी है, ब्यूटिफुल इमेजरी, एंड अगेन अर्थ हैज़ बिन पर्सोनिफाइड एज मदर हियर, मदर फिगर। तो वो लिखता है कि जैसे माँ की गोद में हम सर रख के सो जाते हैं, तो उसी तरीके से पोइट जो है वो अपना हेड अर्थ की गोदी में रखकर सो रहा है हमेशा के लिए। अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननोन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा यंग पोइट, ऐसा इंसान जिसके पास ना तो कभी फॉर्चून था, ना ही वो इतना ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं था कि वो इतना कभी फेमस हो पाएगा या उसको इतना रिकग्नाइज किया जाएगा इन फ्यूचर। Because he was very down to earth, very grounded he was a self critic, or as you know that he only published 13 poems in his lifetime, तो उन्हें लगा नहीं था कि वो इतने फेमस कभी हो पाएंगे, और इसीलिए वो कहते हैं कि वो ऐसा एक इंसान जिसके पास ना ही इतना ज़्यादा पैसा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं था, और बहुत ही कम उसको लोग जानते थे। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ, साइंस here stands for knowledge or education basically। तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर फैमिली से वो बिलोंग करता था, फिर भी साइंस जो है, नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, वो उसने हासिल की। उसके हम्बल बर्थ के बावजूद भी, बहुत ही सिंपल बर्थ के बावजूद भी, साइंस ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया, उस नॉलेज ने कभी उसको परेशान नहीं किया, हमेशा उसके साथ फेयर रही। साइंस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड हियर, एज यू कैन सी द फर्स्ट लेटर कैपिटल। साइंस ने उसको हमेशा सपोर्ट किया, एंड melancholy marked him for her own. As you know from the previous lines as well, the poet was very melancholic, बहुत lonely रहता था वो, बहुत gloomy था, तो इसलिए melancholy has also been personified, as you can see M letter, initial letter capital। So melancholy ने उसको अपना बना लिया था। melancholy has been personified as a woman here,
तो मेलेंकली ने उसको अपना बना लिया था. मेलेंकली मीन्स वेरी सैड, gloomy. Melancholy claimed the poet to be her only. Large was his bounty and his soul sincere. Heaven did a recompose as largely sent. He gave to misery all he had, a tear. He gained from heaven, it was all he wished, a friend. Large was his bounty. बहुत ही generous था poet. He was very very benevolent and soul sincere. His soul sincere. बहुत ही अच्छी उसकी soul थी. बहुत ही noble था poet. Heaven did a recompense as largely sent. और यही चीज़ें थी जो हेवन ने उसको प्रोवाइड की थी एज अ रिकम्पेंस. रिकम्पेंस मीन्स जो चीज़ें उसको नहीं मिली थी, जैसे कि फेम एंड फॉर्चून उसको नहीं मिला था, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए भगवान ने उसको बहुत ही सुंदर आत्मा दी, बहुत ही सुंदर पर्सनैलिटी दी, बहुत ही अच्छी उसकी थॉट दी, बहुत नोबल बनाया उसको हेवन ने, भगवान ने. He gave to misery all he had, a tear. और बहुत मेलेंकलिक रहता था, बहुत सोरोफुल था पोइट. तो उसके पास जो था, क्या था उसके पास? सिर्फ और सिर्फ दुख थे. अ टीयर मीन्स बहुत सारे आंसू थे, बहुत दुखी था वो. तो वो सब कुछ उसने मिजरी को दे दिया लाइफ में. मिजरीज बहुत सारी थी उसकी लाइफ के अंदर. ही गेन्ड फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विश्ड, अ फ्रेंड. और उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी अपनी लाइफ में, वो क्या था? एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड. एंड हेवन हैज़ प्रोवाइडेड हिम विद दैट. और यहाँ पर शायद वो रिचर्ड वेस्ट की बात करें, जिनकी डेथ के ऊपर ही उन्होंने ये एलिजी लिखी थी. वो कहता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए था, वो मुझे मिल गया रिचर्ड वेस्ट के रूप में. शायद वी कैन से रिचर्ड वेस्ट की ही यहाँ बात कर रही हूँ. No father seek his merits to disclose, or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope repose, the bosom of his father and his God. No father seek his merits to disclose. अब पोइट नहीं चाहता है कि कोई भी उसकी मेरिट्स के बारे में, यानी कि उसके गुणों के बारे में, उसके क्वालिटीज़ के बारे में बात करे, और या फिर draw his frailties from their dread abode. ना ही उसकी डीमेरिट्स के बारे में कोई बात करे. जो किसी भी इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है, वाइसेस एंड वर्च्यूज दोनों ही होते हैं. पोइट नहीं चाहता कि कोई भी उसकी या तो तारीफ करे या फिर उसकी गलतियाँ निकाले, क्योंकि सभी चीज़ें जो है ड्रेड अबोर्ड उसके साथ उसके ग्रेव के अंदर चली गई हैं. There they alike in trembling hope repose. रिपोज मतलब रेस्टिंग पोजीशन में होना. तो कहता है कि अब उसके चाहे वर्च्यूज है चाहे वाइसेस है, अब सब एक हो चुके हैं और सारे के सारे मेरी कब्र के अंदर मेरे साथ चले गए हैं. द बोसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड. और अब जो है पोइट को इंतजार है कि वो अपने फादर यानी कि परम पिता परमात्मा बोलते हैं ना गॉड को. तो पोइट सेज दैट कि गॉड जो कि मेरे फादर हैं, उनके पास उनको हग करने के लिए और उनके अंदर समा जाने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. तो अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी वाइस या किसी वर्च्यू को आप लोग डिस्कस करें, और ना ही मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बुराई करें. आप मुझे बस लोनली छोड़ दो. मैं बस अपने गॉड के पास जाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ. एटर्नल स्लीप में मैं जा चुका हूँ और बस अब मुझे भगवान से मिलने का इंतज़ार है. उनकी गोद में जाकर मैं उनके अंदर ही समा जाना चाहता हूँ. So this was the epitaph and this was the poem Elegy written in a country churchyard. I hope आप सभी को समझ में आ गई होगी. Thank you so much guys for watching, and if you haven't subscribed this channel then please subscribe it and hit the bell icon as well to get all the latest updates of my videos. And also tell me in the comment section how do you like the video, एंड ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले कि मैं और अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए ला सकूं. और कोई भी पोएम अगर आप चाहते हैं दैट आई शुड एक्सप्लेन देन प्लीज़ लाइक एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll be waiting for your comments and give it a thumbs up as well if you like it. Thank you so much. Bye bye.